आइए अब आज हम लोग ये सोशल साइंस में हम लोग चल रहे थे 10th में, ठीक है, समकालीन भारत के पहले चैप्टर में। अब आगे हम लोग करते हैं इसमें भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप जो है किस प्रकार का है, तो अगर ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो भू उपयोग का निर्धारण करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, ये आप सभी लोग सामान्यतः जानते ही हो कि जब भू ज़मीन कोई इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, तो किन किन बातों पर हम लोग गौर से देखते हैं। तो वहाँ का कारण, भौतिक कारण, जैसे आप ये देखेंगे अब किसानी के लिए तो मिट्टी का प्रकार क्या है, ठीक है, कोई होटल खोलने वाला है तो वो वहाँ की स्थिति देखेगा, ठीक है। इस तरीके से भू आकृति भी डिपेंड करती है, जलवायु भी, मृदा के प्रकार भी है ना, मानवीय कारक भी बहुत सारे कि जनसंख्या क्या है, कितनी है, वहाँ इंडस्ट्री लग सकती है, इस आधार पे बहुत सारी हैं। अब भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी पूरी भारत में अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, किलोमीटर में नापा जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। ये आपको हम उस दिन करा चुके थे, हैं, ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में भी पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों की भी भूमि का उपयोग सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये हम लोग तो पढ़ चुके थे, भूमि गैर रखें, ये तो हो गया था हमारे हिसाब से। तो चलिए फिर भी इसको जल्दी मैं फिर से आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है सभी लोगों ने ना पढ़ा हो। देखिए, स्थायी चारों गाँव के इसके बाद अब देखिए उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। पर अगर एक प्रश्न आपके ये पढ़ते पढ़ते उठना चाहिए कि भू उपयोग में जो ऊपर 2 वृत्त दिए गए थे, एक 2014 का, एक पुराना जो दिया गया था, तो उसमें आपने देखा था 1961 और 2014 के बीच में जो निवल यानी बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत ही सीमित परिवर्तन ही क्यों आया। ठीक है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं, जबकि आबादी इतना बढ़ गया है, सब कुछ हो गया, फिर भी इतना कम परिवर्तन क्यों है। तो उसके कारण देखिए क्या है, स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे सामर्थ होंगे। अगर कम हुई है तो फिर जनसंख्या तो बढ़ ही रही है जानवरों की, तो कैसे हुआ, और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि 2 या 3 वर्षों में इनके 1 या 2 बार बोए जाता है, और यदि इसे शुद्ध यानी निविल बोए गए क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। भाई, जो साल भर में 2 या 3 खेतियां देती हैं, तो फसलें दे देती हैं, साल भर खेत बुआ ही बना रहे कुछ ना कुछ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको निविल के अंतर्गत रखा जाता है। सिर्फ 1 या 2 फसलें होती हैं, उनको नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर जोड़ लिया जाए तो आपके जो है लगभग निविल क्षेत्र, मतलब पूरा खेती वाला कितना हो जाएगा, लगभग 54% हो जाएगा। लेकिन शुद्ध निविल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में कितना है आपका, 80% भूमि पर खेती होती है, और परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनमें कितनी होती है, 10%, क्योंकि वहाँ जैसे बागवानी टाइप की खेती होती है ना, आप लोग जानते होंगे कि जैसे चाय के बागान वगैरह हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर बाग वाली खेतियाँ ज़्यादा होती हैं, फसलें बोने वाली लगातार वाली कम होती हैं। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रों के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारण तो हमने अभी कुछ डिस्कस किए हैं ना आपको, और अभी और देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 कब आई, याद रहे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1952 में, द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं, मतलब 33% वन होने ही चाहिए, परंतु 33% वन नहीं है। ठीक है, इस समय 24.4% ही भारत में वन हैं उपलब्ध। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। वन नीति द्वारा निर्धारित या सीमा परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है कि भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरी गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है।
बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय आपकी भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। ठीक है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। आप ये देखिए, शब्द थोड़े कठिन आपको लग रहे होंगे क्योंकि आपने कभी सुने नहीं। ठीक है ना। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण, ठीक है, अवहेलना का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है। अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। ठीक है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं? संरक्षण का मतलब उसको बचा कर रखना, प्रिजर्व करना। ठीक है ना। और निम्नीकरण यानी उसका स्तर गिर जाना। ठीक है। उसकी फर्टिलाइजर जो है पावर वो कम हो जाना, इसको भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। उपजाऊ का घट जाना, उपजाऊपन का। ठीक है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों का भी बल मिलता है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितनी? 13 करोड़ हेक्टेयर। ये काफ़ी बड़ी मात्रा है, यानी इतनी आपकी अनुपजाऊ भूमि पड़ी हुई है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% जो है क्षेत्र जल अपर्दित है। जल अपर्दित का मतलब पानी से कटा हुआ है। ठीक है। जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी कट के बह गई और वहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है। उसके बाद है कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन नहीं। इसके बाद 56 अपर्दित और शेष लवणी है। लवणी का मतलब जिसमें नमक, हम लोगों के गाँव के आसपास आप लोगों ने देखा होगा, है ना, लवणी है। अति पशुचारण खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खादानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। वन उन्मूलन का मतलब होता है जंगलों का कटना। ठीक है ना। अब वहाँ पर जब खाने खोदी गई तो उसके लिए जंगल साफ़ करने पड़े, तो उससे बड़े पैमाने पे भी वहाँ की ज़मीन का जो है ख़राब हुई है। ठीक है। निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण यानी इतने ज़्यादा पशुओं ने भूमि को चढ़ डाला है, इतनी मात्रा में हो गए कि अब वहाँ पर घास उगती ही नहीं है, उससे ज़्यादा वहाँ पर जानवर हैं। तो वहाँ पे चरते चरते धीरे धीरे आपकी भूमि उपजाऊपन ऊपर का ख़त्म हो गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर क्या किया गया? खूब ट्यूबवेल लगा के खेती की गई और ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊपन उसका निकाला गया। अब जिससे कि पोषक तत्व तो उतने ही हैं सीमित, तो उससे भी अब खाद पानी उतना अच्छा मिला नहीं, तो मिट्टी अनुपजाऊ हो गई, निम्नीकरण हो गया। राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि का निम्नीकरण का उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। जलांकृतता का मतलब हो गया वो काटना। ठीक है ना। और उससे पानी में पोषक तत्वों का बह जाना, जिससे मृदा में लवणी और क्षारीयता बढ़ जाती है। हाँ देखिए, अब क्या है, जब आप लगातार यूज कर रहे हैं तो हम लोग जब जल निकालते हैं तो जल में आप गौर से देखेंगे तो जो है बहुत सारे कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड वगैरह होते हैं, तो ये आपके जल में मिक्स हो जाते हैं। जल में जो मिक्स रहते हैं, अब ये जब बाहर आएंगे तो जिसको खड़िया भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो जब ये आपके बाहर आएंगे तो मिट्टी में तो जो तत्व चाहिए थे फसल को वो ले लिए, बाकी अब ये मात्रा बढ़ जाएगी तो ये हाइड्रोक्साइड और जल से रिएक्शन करके क्षारी बना देते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी में जो है लवण यानी आपके नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे भी ये जो है अनुपजाऊपन हो जाता है। अब उस नमक लवणी को हटाने का कोई दूसरा उपाय हो तो हमारी भूमि अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अब खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित
होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग अक्सर देखिए साबुन इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नन्हे बारीक जो कोलाइडी बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं उनका यूज करते हैं। तो आपने नालियों में अक्सर देखा होगा जो बोदा होता है, बोदा क्या है, जो आपके घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो साबुन की बट्टियाँ हैं, ठीक है, जो निरमा पाउडर है उसके बारीक पार्टिकल्स और जो धूल मिट्टी है उसके जो पार्टिकल्स बनते हैं वही पार्टिकल्स तो उसमें मिलते हैं। तो ये मिट्टी के छेदों को जो है बंद कर देते हैं, जिससे कि भूमि में जो है धीरे धीरे पानी सोखने की पावर ख़त्म हो जाती है और पोषक तत्व तो भी उतने अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाते बाहर से दूसरी जगह से आकर, ठीक है, और धूल विसर्जित होती तब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, जिससे नीचे छन के जाएगा नहीं तो वहाँ का वाटर लेवल कुछ दिनों बाद डाउन हो जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल सही होने पर मिट्टी में नमी रहती है और आसपास के जो पोषक तत्व होते हैं वो उसमें चपकते रहते हैं, ठीक है, तो फिर वो प्रक्रिया एक बार होने के बाद बंद हो जाती है। अच्छा, आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों औद्योगिक जल विकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। यह हम सब लोग जानते हैं ना। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे कौन कौन से हैं? वनारोपण, चारागाहों की उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। वन रोपण का मतलब होता है वनों को लगाना, रोपित करना, ठीक है ना। और चारागाह यानी बड़े बड़े घास के मैदान जो जैसे गौशाला हैं वहाँ पर बना दिए जाएँ बड़े से क्षेत्र, ठीक है, उसमें गाँव को रखा जाए तो वो कुछ चरेंगी, कुछ चारागाह होगा तो कुछ तो प्रदूषण और आपके भूमि का उपजाऊपन होगा, ठीक है। ऐसे ही घासें लगाई जाएँ जो लवण का इस्तेमाल करती हों और कुछ हद तक मदद कर सकते हैं सब। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया में भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बहुत सारे जहाँ जल की उपलब्धता नहीं है और मिट्टी जो है आपकी कटती है बारिश से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर झाड़ीदार पेड़ लगाकर वहाँ पर मिट्टी को रोक सकते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि वन लगाने से, पेड़ लगाने से मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। फिर मृदा संसाधन की बात करते हैं। अब मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, एक दिन में नहीं बनती है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, ये सभी सेल यानी सेल माने पत्थर होता है, ठीक है, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। देखिए जब ज्वालामुखी फूटता है तो उससे लावा निकलता है और उस लावे से जो है कई सारे जो है हमारी परतें बनती हैं, तो उन्हीं परतों के कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। आपने छोटी क्लासों में हो सकता है 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। प्रकृति के अनेक वो तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, ठीक है, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। अब मृदा जैव यानी देखो, मृदा जैव जैसे जीव जंतु जो मरे उससे जो मिट्टी में पोषक तत्व मिले तो उस ऊपर वाली लेयर को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। उस ह्यूमस में ही फसलें होती हैं और जो है नीचे की मिट्टी आप अगर 4-5 फुट नीचे मिट्टी खोद देंगे और उसमें फसल बोएंगे तो आपकी फसल नहीं उगेगी, उसकी उपज अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब जो मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है हम लोग ये जो मिट्टी, ठीक है ना, इन सब प्रक्रियाओं से। अब मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब देखिए हर भारत में हर जगह मिट्टी पीली नहीं है, हर जगह लाल नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग रंग की मिट्टी उपलब्ध है। तो उस आधार पर अगर हम लोग देखें तो मृदा को भारत में कितने भागों में बांटा गया है। तो मृदा को भारत में जो है देखिए भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृति और जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इस कारण से यहाँ की मृदा धीरे धीरे विकसित हुई है। तब मुख्य जो हैं उनमें कौन से हैं? काली मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, इस तरीके से नाम है। तो अब आइए हम लोग पहले जानते हैं कि जड़ोल मिट्टी क्या होता है, ठीक है, जानते हैं जड़ोल मिट्टी क्या है। तो यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की
महत्वपूर्ण मृदा है। ये जो उत्तरी मैदान है आधा भारत, इसमें सब में जलोढ़ मिट्टी ही है, ठीक है, सबसे उपजाऊ मानी जाती है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से ही बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों तंत्रों जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये ध्यान रहे आपका जो ये मैप है ना भारत का, ठीक है, इस मैप में याद रखिएगा जो आपका इस तरीके से बना हुआ है, तो ये उत्तरी मैदान यहाँ पर है ना, ठीक, और इसमें जो आपका लिखा हुआ है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, तो यहाँ ढेर सारी तंत्र हैं, ठीक है। ये हिमालय से यहाँ से गंगा निकलती है, तो आपकी ये गंगा जो है आपकी ये गंगा है, गंगा के ढेर सारे तंत्र हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है इधर से, और इधर से ये सिंधु नदी इधर पाकिस्तान से होते हुए और भारत से कुछ नदियाँ इधर से निकलती हैं। तो ये उत्तरी मैदान में पूरा ढेर सारी नदियों से द्वारा गाद लाकर जमा की जाती है। तो ये आपका क्या बनता है, ये जो मैदानी क्षेत्र है ये आपकी जलोढ़ मिट्टी बनाती है, ठीक है। जलोढ़ में भी फिर 2 होती हैं, खादर और बांगर। तो आइए हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। देखिए निधु तंत्रों से निरपेक्षों से बनी है। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात जल तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से ही बने हुए हैं, मृदा से, ठीक है। अब देखिए एक परत में देखिए चित्र बहुत अच्छे से इसमें आपको समझाया गया है। देखिए सबसे ऊपरी परत संस्तर की मृदा, ठीक है, ये सबसे ऊपर संस्तर की मृदा, फिर उपमृदा या अपक्षयी चट्टानें, बालूगात, ठीक है, इस तरीके की होती है। फिर अगली होती है अधस्तरीय अपक्षयित, ठीक है, आधारी चट्टानें, और उसके बाद आपका होता है अपक्षय रहित चट्टानें हैं जो बिल्कुल स्टेबल होती हैं, ठीक है, महाद्वीप जिसमें तैरते हैं। इनके हिलने पर बहुत सारा भूकंप इन्हीं की वजह से आता है, ठीक है। ये आपके मृदा के कुछ हैं। अब हम लोग जो बोरिंग करते हैं या पानी, तो वो आपका मात्र और मात्र केवल इतनी लेयर के ही अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। यहीं से हम लोग निकालते हैं और नहीं निकालते हैं, नीचे से बोरिंग नहीं करते हैं। अगर कर रहे हैं धीरे धीरे तो वो फिर नुकसानदायक होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ है ही नहीं पहली बात तो कुछ आपका, ठीक है, चट्टान के अलावा जो कुछ है आपका इस मोटी वाली ही लेयर में है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका, मृत्तिका का मतलब ये जो आपके जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है, उसको मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, यानी मिट्टी के अलग अलग अनुपात पोषक तत्वों के। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जैसे आप नदी जहाँ पर रेत रफ्तार होगी वहाँ पर ज़्यादा पिसेगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे आप पाएंगे कि जो है रगड़ की वजह से बालू के जो कण हैं वो धीरे धीरे छोटे होते गए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ये देखिए आपको कितने अच्छे से मैप में समझाया गया है। आप इस मैप का अध्ययन हम लोग करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इस मैप में देखिए ये भारत का मृदा हैं, कुछ कौन कौन सी हैं। पर्वत और वन क्षेत्र आप देख सकते हो, इसमें पर्वत और वन क्षेत्र आपका ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सारा क्या है, पर्वत और जो है वन जहाँ पर हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपका इस तरीके की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ आप देख सकते हो, ये सब में देखिए मैदान, और ये बोला गया था गलियारा छोटा सा ना पश्चिमी तक, तो ये आपका गलियारा हुआ है, ठीक। और तट में भी इस तरफ कुछ आपका ये कौन सा है, पूर्वी तट है। पूर्वी तट में भी हल्के हल्के आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इनके तंत्रों द्वारा ये बहाकर लाई जाती है, तो ये तटों पर आके जो है ये इस तरह देखिए अब कटा भी है, तो बहाव की वजह से यहाँ पर किनारे किनारे भी जमा हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर भी मिलती है। लाल और पीली मिट्टी, ये जो पठारी भाग है जितना आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लाल मिट्टी मिलती है, ठीक है। अब काली मिट्टी आपको कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी के कुछ पार्ट में आपका काली मिट्टी है, जो कि आपको गन्ने की और कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो अब लेटराइट मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो लेटराइट मिट्टी देखिए कहाँ है, आप सिंबल इसका देख पा रहे हैं। लेटराइट जो है आप गौर से देखिए तो ये देखिए आपका ये किनारे आपको ये दिख रही होगी लेटराइट मिट्टी, ठीक है, पतली पतली किनारे किनारे या कुछ बीच बीच में है, ठीक है, ये है लेटराइट मिट्टी। इसके बाद है शुष्क मिट्टी, कौन सी, रेगिस्तान वाली। तो रेगिस्तान वाली आपकी राजस्थान में ये मिट्टी है। तो इसका जो है आप लोग अध्ययन एक बार ज़रूर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मृदा से रिलेटेड आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। अब वीडियो इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।